हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.3 की सभी एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था और उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने में हमें या सॉल्व करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारे इस एक्सरसाइज के जो बेसिक हैं वो अच्छे से क्लियर थे। तो बेसिक्स में हमने क्या सीखा था, अगर मैं आपको ऊपर से ब्रीफली बताना चाहूँ तो डॉट, ये डॉट का फॉर्मूला है। डॉट एक स्केलर प्रोडक्ट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं कि टेल और टेल में ही हम एंगल चेक करते हैं। थीटा हमेशा 0 और 180 के बीच में होता है, 0 और 180 भी हो सकता है। अगर दोनों में से एक वेक्टर या दोनों वेक्टर 0 होंगे तो डॉट 0 होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। तो ये सभी हमारे मतलब कि क्वेश्चंस में हमें हेल्प करने वाले हैं। सेम वे से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हमने डॉट को क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है वो सीखा। फिर उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, इसके भी ए ऑन बी का ये फॉर्मूला है, बी ऑन ए का ये फॉर्मूला है। और फिर बाद में हमने इसमें भी कुछ ऑब्जर्वेशंस की थी जो आपको MCQs में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो ये वीडियो देखनी आपकी बनती है। इस वीडियो के बिना आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो पर अच्छे से टाइम लगा के आओ। अगर आपने इस पर एक बार टाइम लगा लिया, जिस तरह से हमने एग्जाम्पल्स को ईजिली सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पर आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल की थी 19th एंड 20th। 19th एग्जाम्पल थी कॉचीज श्वार्ज इनक्वालिटी, मतलब ये इनक्वालिटी हमने प्रूव की थी और ये एक रिजल्ट की तरह हम इसको याद भी रखेंगे। ट्रायंगल इनक्वालिटी को भी हम याद रखेंगे और इसका स्पेशल केस था कोलिनियर करने के लिए 3 पॉइंट्स, तीनों हमें याद रखने पड़ेंगे। और इसको एक हिसाब से हमने प्रूव भी किया था, अच्छे से फील भी किया था, अच्छे से समझा भी था। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज के वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड 3 एंड 2 √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 13 के जैसा है जो हमने इस एक्सरसाइज की, मतलब सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल। बहुत ईजी है, ठीक है। अब जो हमें पता है वो लिखते हैं। हमें पता है कि ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमें √3 एंड बी का मैग्नीट्यूड दिया है हमें 2, और एक और चीज़ दी है हमें ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। तो जो गिवन था वो हमने लिख लिया। अब वो पूछ रहे हैं एंगल। अब एंगल का आपको जो है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंगल बिटवीन, ये इस तरह से फाइंड करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है ए डॉट बी कितना है, √6, ये कितना है √3 इंटू 2। तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें हम, ताकि थोड़ा सा देखें NCERT से हमारा आंसर मैच हो, तो cos थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2। ये कितना होगा, √6 ही होगा ना। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं नीचे रूट को रूट से कैंसिल आउट जो है वो कर पाऊँ, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करते हैं। √2, अब नीचे 2 है, इसको भी लिख लो ऐसे करके। तो ये कितना आ गया, 1/√2। तो cos थीटा कितना आ गया, 1/√2, विच एम्प्लाइज थीटा कितना आ गया, cos इनवर्स 1/√2। और cos 1/2 कब होता है, cos 1/√2 कब होता है, 45 पर। तो मतलब थीटा कितना आ गया, 45 या π/4। तो ये हमारा एंगल है। तो इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, बहुत ईजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i-2j+3k एंड 3i-2j+k। मतलब दो वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। यहाँ पर भी यही क्वेश्चन था, बट यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि डॉट भी गिवन है, मैग्नीट्यूड भी गिवन है। अब यहाँ पर हमें खुद से सब कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 14 के जैसे। तो सबसे पहले इनको नेम दे देते हैं। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू i-2j+3k और बी वेक्टर कितना है, 3i-2j+k, ठीक है। अब वी नो हमें एंगल फाइंड करना है,
तो सबसे पहले ना आप एंगल का या जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला अपने माइंड में रख लो या यहाँ पर लिख के रख लो और इसको नंबर दे दो 1। ये फॉर्मूला है एंगल फाइंड करने का, ये हमें पता है। तो जो जो चीज़ें चाहिए वो हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे ए डॉट बी की बात करते हैं। ए डॉट बी बहुत ईजी है। तो ए है हमारा आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस के। डॉट प्रोडक्ट तो बहुत ईजी है, आपको पता है। आई को हम आई से डॉट करेंगे, यहाँ 1 है यहाँ पर 3 है तो 3, इसका कॉफिशिएंट -2, इसका कॉफिशिएंट -2 कितना आएगा 4, इसका 3, इसका 1 3, तो कितना आ गया 10। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसको नंबर 2 डाल लो। अब इसके बाद ए का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं। तो आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर कितना आएगा 1 + 4 + 9, तो मतलब √14। इसको आप नंबर 3 दे दो। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, अब b का मैग्नीट्यूड रह गया, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये b है ना, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कर लेते हैं। i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर b मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई 9 + 4 + 1, तो ये भी अगेन कितनी आ गई √14। तो पुट वैल्यूज़ ऑफ 2, 3 एंड 4 इन 1। अब ये था हमारा 1, ठीक है। तो इसमें वैल्यू फिल करते हैं। ए डॉट बी है 10 √14 √14, तो विच इम्प्लाइज कॉस थीटा कितना आएगा 10/14। √14 कितना होगा 14। तो इसको कट कर देते हैं, 2 5 = 10, 2 7 = 14, तो कितना आ गया 5/7। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लो, थीटा = cos इनवर्स 5/7। तो ये हमारा आंसर है। क्योंकि इसकी कोई टेबल पर वैल्यू नहीं है इसकी, मतलब जैसे पिछले में था 1/√2 वो टेबल पर था, बट 5/7 नहीं है, तो इसको आप यहीं पर छोड़ सकते हो। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i - j ऑन द वेक्टर i + j। अब प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है तो हमें प्रोजेक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा करते हैं, पहले इसको नेम दे देते हैं। लेट ए वेक्टर कितना है i - j एंड बी वेक्टर कितना है i + j। ठीक है, अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको प्रोजेक्शन बहुत डिटेल में करवाई है। ए ऑन बी की जो डायरेक्टली फॉर्मूला है, मैंने इसके पीछे कहानी भी बताई थी कि इस वेक्टर पर इसका कितना असर हो रहा है, इस वेक्टर का इस पर कितना असर हो रहा है, ए ऑन बी है। तो देयरफॉर प्रोजेक्शन मतलब सिर्फ स्केलर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा a डॉट बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब इसको नंबर दे दो। फिर देखो जो भी फाइंड करना होता है ना, पहले उसको लिख लो, फिर उसमें उसके बारे में सोचो कि उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स करने हैं। जैसे हमें डॉट करनी है तो नाउ a डॉट बी, अब डॉट करनी कोई भी मुश्किल नहीं है, i - j को डॉट करना है i + j के साथ। तो a डॉट बी, आई के कॉफिशिएंट को i के कॉफिशिएंट के साथ 1, j के कॉफिशिएंट को j के कॉफिशिएंट के साथ -1, तो यहाँ पर 0 आएगी, मतलब इसकी डॉट 0 आ गई। वैसे मुझे अब इसका आंसर पता है, बट फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। b का मैग्नीट्यूड, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट 1 + 1, तो b मैग्नीट्यूड कितना आ गया √2। इसको आप नंबर 3 दे दो। यहाँ पर लिख लेते हैं, पुट वैल्यूज़ ऑफ 2 एंड 3 इन 1, तो 1 में फिल करते हैं। तो विच इम्प्लाइज
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब डॉट आपको पता है 0 है, ये √2 है, तो विच इम्प्लाइज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितनी आ गई? 0। इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ए ऑन बी, इसका नेम ए है, इसका बी। अगर ये बी ऑन ए होता तो मैं ए डॉट बी लिखता डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन के जैसे, जस्ट नंबर्स चेंज कर दिए। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i + 3j + 7k ऑन द वेक्टर 7i - j + 8k। तो फिर वही करेंगे, लेट ए वेक्टर, इसको एक नेम दे देते हैं i + 3j + 7k एंड बी वेक्टर 7i - j + 8k। अब आपको पता है प्रोजेक्शन निकालनी है, वी नो सेम वही प्रोसीजर है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि वीडियो को पॉज करो, खुद से करके देखो। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर भी करना चाहता हूँ। बहुत से बच्चों को ये लगता है, देखो ए ऑन बी मतलब बी का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, ठीक है। बहुत से बच्चों को ये लगता है ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मानता हूँ ईजी है, बट इसको आप हल्के में मत लिया करो। कम से कम देखो, आप 12th में हो, मैं टीचर हूँ, तो मुझे लगता है कि चाहे ये इजी है चाहे टफ है, बट आपको उसकी प्रेपरेशन जो करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको हल्के में ले लो। कई बार क्या होता है कि हम उसको बहुत चैप्टर को हल्के में ले लेते हैं और फिर जब उसके डीप बेसिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपको नहीं आते और वहाँ से भी हमारे नंबर जो है वो चले जाते हैं। टफ चैप्टर्स की तो बात ही मत करो। तो इसलिए किसी भी चीज़ को हल्के में मत लिया करो, उसकी उतनी ही प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो अब आपको पता है सबसे पहले हमें ए डॉट बी करना। हमें पता लग गया कि हमें कहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए जो एफर्ट्स बनते हैं वो कर लेते हैं। i + 3j + 7k डॉट 7i - j + 8k। अब डॉट आपको पता है कि हमें जस्ट कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना i के साथ। तो 1 को 7 के साथ किया 7, 3 को -1 से किया -3, 7 को 8 से किया 56। तो 4 + 56 तो कितना आ गया 60। तो बहुत इजी है, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। नाउ अगेन बी का मैग्नीट्यूड, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर √। तो विच एम्प्लाइज बी का मैग्नीट्यूड 49 + 1 + 64। तो ये बन गया 50 + 64, ये बन गया 4 1 1 14, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ 2 and 3 in 1, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी कितना है 60, ये कितना है 114, कुछ भी कट नहीं हो रहा। तो ये हमारा आंसर है जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच भी हो रहा है और इस क्वेश्चन में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। आई होप जिन बच्चों ने वीडियो पॉज भी की है उनका भी जो आंसर है वो हमारे साथ मैच कर रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। और जिनका मैच नहीं भी कर रहा कोई बात नहीं, हम जस्ट प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से हम परफेक्ट बन जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब जितना ये क्वेश्चन इजी है उतना ही ये इंपॉर्टेंट भी है। शो दैट द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। 3 वेक्टर्स हमें गिवन है 1/7 2i + 3j + 6k, 1/7 3i - 6j + 2k, 1/7 6i + 2j - 3k। आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि तीनों वेक्टर्स क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स, और ये आपस में क्या है। म्यूचुअली का मतलब क्या होता है कि आपस में परपेंडिकुलर हैं। मतलब मान लो अगर ये ए है, ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के और सी ए के, मतलब ये सभी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर 2-3 कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, पहले बताना चाहूँगा आपको। आपको पता है हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1।
फिर हमने ये सीखा था कि यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट इसकी ज़रूरत है कि हमें कैलकुलेट नहीं करना, वो हमारे सामने है। हमें ये देखना है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है या नहीं। आप समझ गए होंगे, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ये यूनिट वेक्टर है, अदरवाइज नहीं। दूसरी बात, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब जब भी आपको मैंने डॉट में बताया था, जब भी परपेंडिकुलर का कंसेप्ट आएगा आपके मन में डॉट जो है वो दौड़नी चाहिए। अगर दो नॉन ज़ीरो वैक्टर्स की डॉट ज़ीरो है तो वो वेक्टर्स आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो यानी कि ये वाले जो कंसेप्ट है यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इनको नेम दे देते हैं, लेट। ठीक है, नेम देने से थोड़ा सा इसको लिखना इजी रहेगा। 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। बी वेक्टर को भी लिख लेते हैं, 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। फिर सी वेक्टर को भी लिख लेते हैं, 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, एक एक करके इनका जो है वो मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं ये यूनिट वेक्टर हैं या नहीं। उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो, सबसे पहले आप ऐसा करो, इस 7 को ना मल्टीप्लाई कर लो। 2/7 आई कैप, 3/7 जे कैप, 6/7 के कैप। अब इसका हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। अगर वो 1 आ गया मतलब ये यूनिट वेक्टर है। तो आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो विच एम्प्लाइज ए का मैग्नीट्यूड 4/49, 9/49, 36/49। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट ही है और इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो एलसीएम लेंगे तो 49 ही आएगा। ध्यान से देखो, ऊपर भी 49 ही आ गया। तो 49/49 ये कैंसल आउट, या कितना आ गया, 1। तो विच एम्प्लाइज ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1। देयरफॉर ए इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखो आप प्रोसीजर सीख चुके हो, अब आप खुद से कर सकते हो। अगर आप 2-3 फ्रेंड्स इकट्ठे वीडियो देख रहे हो, एक बी का कैलकुलेट कर सकता है, दूसरा सी का कैलकुलेट कर सकता है। इससे मतलब कि आपका जो मतलब कि इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा होगा, सभी अपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्रॉस चेक भी हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, बी को अब लिख लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो ये बी है आपका, ठीक है, तो इसमें भी आप ऐसा ही करो, इसको लिख लो 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप 2/7 के कैप। तो अब इसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि इसका भी 1 ही आएगा। ध्यान से देखो, सेम स्टेटमेंट है। 9/49 देखो ये भी है, 36/49 ये भी है, 4/49 तो सेम ही है। तो कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो जस्ट कैलकुलेशन पार्ट ही है, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके फ्रेंड की भी, और मेरी तो हो ही रही है। तो 49/49 अंडर रूट, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अगेन हमारा जो b का मैग्नीट्यूड है वो 1 है, विच एम्प्लाइज b इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि इस क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इजी तो है ही, आपको बताइए। अब किसकी बारी है, सी की। लेट सी, अब देखो सी को भी हमने वैसे ही लिख लिया। तो विच एम्प्लाइज, इसमें भी वही 6/7 आई कैप, 2/7 जे कैप, 3/7 के कैप। नाउ सी का मैग्नीट्यूड, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट।
तो विच एम्प्लाइज सी का मैग्नीट्यूड 36/49, 4/49, 9/49। तो सेम ही है, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो हम यहाँ पर थे ना, तो जस्ट फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, वैसे हमें इसका आंसर पता है। तो कितना आ गया 49/49, तो ये आपस में कट हो गया, कितना आ गया 1। तो विच एम्प्लाइज सी का मैग्नीट्यूड आ गया 1, देयरफॉर सी इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर। तो हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट प्रूव हो गया, ये तीनों क्या हैं यूनिट वेक्टर्स। अब हमें ये देखना है कि तीनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के, सी ए के। तो हमें क्या करना है, ऐसा करते हैं ए बी सी को दोबारा से लिख लेते हैं। अब देखो ये मैंने तीनों वेक्टर्स दोबारा से लिख लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था तीनों वेक्टर्स हमें परपेंडिकुलर प्रूव करवाने हैं, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं ए डॉट बी कैलकुलेट करते हैं। ए डॉट बी क्यों कैलकुलेट करना है खुद पूछो अपने मन से, क्योंकि अगर डॉट जीरो हुई, दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, डॉट जीरो हो गई तो मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ए को लिख लेते हैं 1/7 2i + 3j + 6k डॉट 1/7, बी कितना है 3i - 6j + 2k। तो ए डॉट बी, अब 1/7 स्केलर है, इसको मल्टीप्लाई करके रख लो 1/49। आई को आई से करेंगे तो 6, 3 को 6 से करें -6 से करेंगे -18, 6 को 2 से करेंगे तो 12। देखो कितना आया 1/49, 6 - 18 -12 + 12, मतलब 1/49 × 0। तो विच एम्प्लाइज ए डॉट बी कितना आ गया 0। और अगर ए डॉट बी 0 है, देयरफॉर ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। एक पार्ट हमारा ये हो गया। नाउ अब ऐसा करते हैं बी डॉट सी को चेक करते हैं। अब बी कितना है 1/7 3i - 6j + 2k डॉट 1/7 6i + 2j - 3k, विच एम्प्लाइज बी डॉट सी। फिर से वही 1/7 1/7 1/49, आई को आई से करो 3 6 18, -6 को 2 से करो -12, 2 को 3 -3 से करो -6। वैसे मुझे यहाँ पर भी आंसर दिख रहा है 1/49, 18 - 18 इज इक्वल टू, मतलब 0 ही आएगा, समथिंग अपॉन इंटू 0 0 ही, मतलब ये 0 आ रहा है। अगर ये डॉट 0 आ रही है, देयरफॉर बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, तो ऐसा करके उसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। ए डॉट बी कर लिया, बी डॉट सी कर लिया, अब सी डॉट ए को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो सी डॉट ए रह गया, चाहे आप ए डॉट सी लिख लो चाहे आप सी डॉट ए लिख लो, एक ही बात है। आपको पता है डॉट कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, स्केलर स्केलर 1/49, 6 को 2 से करेंगे 12, 2 को 3 से करेंगे 6, -3 को 6 से करेंगे -18। बहुत इजी है डॉट। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपने बेसिक निकाल लिया उसके बाद सब कुछ बहुत इजी है। आप मेरे को बताओ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सी डॉट ए बी कितना आ गया 0। तो विच एम्प्लाइज सी इज परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, अब जस्ट सम अप कर लेते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो जस्ट मैंने आपके लिखा है ये आपके नोट्स के लिए, ए परपेंडिकुलर टू बी है, बी परपेंडिकुलर टू सी है, सी परपेंडिकुलर टू ए है, मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। और आपको ये भी पता है कि तीनों का मैग्नीट्यूड 1 आया था, मतलब तीनों के हैं यूनिट वेक्टर्स।
कुछ भी मुश्किल नहीं था, 3 वेक्टर्स गिवन थे, तीनों का मैग्नीट्यूड लिया 1 आया तो यूनिट वेक्टर्स हैं, तीनों की डॉट कर ली, डॉट 0 आई, तीनों नॉन जीरो हैं, मतलब ये तीनों वेक्टर्स ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के और सी ए के। तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, इंपॉर्टेंट बहुत है। आई होप जिन बच्चों ने वीडियो को पॉज करके खुद से किया उनका आंसर भी सेम ही आ रहा होगा। देखो इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन, ईजी तो है ही है, तो इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। फाइंड ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड, मतलब हमें ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इफ़ ये गिवन है ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हम सब कुछ हमें गिवन और ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट होते हैं। आपको पता है लेट ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब डॉट कर देते हैं। ए को ए के साथ करेंगे, माइनस ए को बी के साथ करेंगे, प्लस बी को ए के साथ करेंगे, माइनस बी को बी के साथ करेंगे, इज इक्वल टू 8। अब फिर से वही हमारे जाने पहचाने फॉर्मूले कि आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स मतलब एक्स को एक्स से मल्टी डॉट करूं तो आएगा आंसर एक्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आपको हर बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपके नोट्स के लिए मेंशन करता हूं। तो इसको आप लिख सकते हो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, अब इसको लिख लो प्लस ए डॉट बी माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो इसको अभी एक बार ऐसे लिख लो। अब यहाँ पर ये जो दोनों टर्म्स हैं ये कट हो जाएंगी, ए डॉट बी दोनों स्केलर हैं तो कट कर सकता हूँ। तो हमारे पास कुछ इतना आ गया। ठीक है, अब देखो इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ कि मुझे ए और बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें गिवन है, बट ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये हमें गिवन है तो इसका यूज़ कर लेते हैं। ऐसा करो, इसकी जगह पर ये लिख लेते हैं 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 8 का स्क्वायर 64, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। जस्ट कैलकुलेशन पार्ट किया और इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ से कॉमन निकालो, अंदर कितना आएगा 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे तो यहाँ पर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू 63 इज इक्वल टू 8 विच एम्प्लाइज b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई 63। अब हमेशा की तरह क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसकी वैल्यू आएगी 8 बाई 63। अब इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन जस्ट आपके नोट्स के लिए लिख देता हूँ। अब देखो जस्ट आपके नोट्स के लिए मैंने लिख दिया कि बी मैग्नीट्यूड है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लिखा, सिर्फ प्लस की वैल्यू लिखी है। अगर आप आंसर को परफेक्टली मैच करना चाहते हो, आपको पता है 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 63 को एक बार चेक कर लेते हैं जस्ट आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा 3 7 ज़ा, तो इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ से भी आपको पता है, यहाँ से भी एक पेयर बाहर आ जाएगा ये वाला और यहाँ से भी ये पेयर बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आएगा 2 रूट 2 3 रूट 7। तो ये आपकी बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 2 रूट 2 3 रूट 7। अब हमें ए को भी निकालना है। नाउ आपको पता है ए मैग्नीट्यूड कितना था 8 टाइम्स बी मैग्नीट्यूड विच एम्प्लाइज ए मैग्नीट्यूड कितना आ गया 8 इंटू 2 रूट 2 बाई 3 रूट 7 मतलब 16 रूट 2 बाई 3 रूट 7।
तो इस तरह से हमने दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया और ये आंसर हमारा परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। बहुत इजी क्वेश्चन था, जो गिवन था बस उसको यूज़ किया, जिसकी वैल्यू फाइंड करने को बोला गया था वो मैंने कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सब कुछ हमें इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने बेसिक्स अपने अच्छे मतलब बेसिक पर हमने अच्छे से काम किया है, इसलिए ये सभी क्वेश्चंस हमें इजी लग रहे हैं। इसलिए मैं हर बार इसको मैट्रिसेस चैप्टर से कंपेयर करता हूँ, क्योंकि जब बच्चे मैट्रिक्स के बारे में पहली बार सुनते हैं तो उनको अजीब लगता है, पर जब वो धीरे धीरे चैप्टर को अच्छे से जानते हैं, उसकी टर्म्स को अच्छे से जानते हैं, तो उन्हें लगता है कि क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं। सेम वे से यहाँ पर है। अब इनकी हमें मल्टी डॉट करनी है, तो लेट बहुत इजी है। 3a माइनस 5b वैक्टर डॉट 2a वैक्टर प्लस 7b वैक्टर। 3 को 2 से किया 6a डॉट a। आपको पता है 3 को 2 से, ये तो स्केलर नंबर है तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएंगे a डॉट a। अब 3 को 7 से किया तो 21, साथ में लिख लो a डॉट b। अब यहाँ पर ये डॉट से कंफ्यूज मत होना, ये वैसे ही मैंने लिखा। तो -5 को 2 से करेंगे तो 10 b डॉट a। -5 को 7 से करेंगे -35 b डॉट b। और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब फिर से वही हमारा जाना पहचाना फॉर्मूला कि x डॉट x कितना होता है, x मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड a डॉट b और b डॉट a में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो विच एम्प्लाइज, या ऐसा करो यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन डाल लो, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर कितना आएगा, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 21 a डॉट b माइनस 10 b डॉट a को मैं लिख सकता हूँ a डॉट b माइनस 35 b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b डॉट a b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, ऑलमोस्ट आंसर हमारा आ चुका है, क्योंकि इसमें हमें जस्ट प्रोडक्ट ही करनी है, किसी की वैल्यू फेल नहीं करनी, वैल्यू दी नहीं गई। अब ये स्केलर है, ये 21 है, ये 10 है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11 a डॉट b माइनस 35 b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस प्रोडक्ट को जो हमें गिवन थी बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। मैंने आपको बताया जस्ट हमें आंसर मतलब यहीं पर छोड़ना है, क्योंकि हमें कोई वैल्यूज़ तो दी नहीं गई हैं। अगर यहाँ पर वैल्यूज़ होती तो वैल्यूज़ फिल कर देते, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की बात करते हैं। अब स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी लग रही है पर बहुत ईजी क्वेश्चन है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर्स a and b having same magnitude and such that angle between them is 60 डिग्री and their scalar product is 1/2। सब कुछ हमें गिवन है। देखो अगर आपको किसी भी बड़े क्वेश्चन में प्रॉब्लम होना तो आप उसको थोड़ा सा क्लासीफाई कर लिया करो। जैसे हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, जस्ट आपके लिए लिख रहा हूँ, ऐसा आपको पेपर में नहीं करना। वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, ये हमें फाइंड करना है। फिर लिख लिया करो गिवन। हमें गिवन क्या क्या है, देखो इसमें गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ध्यान से देखो, ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो मतलब ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, ये हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मैं ये वैसे ही लिख रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। हमें डॉट प्रोडक्ट दी हुई है कितनी, 1/2। ये आपको पेपर में नहीं लिखना, ठीक है। मैंने जस्ट वैसे ही क्लासीफाई कर लिया, जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट में था मैंने सब कुछ यहाँ पर लिख लिया। तो डॉट से स्टार्ट करते हैं। वी नो ए डॉट बी कितना होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब सब कुछ हम गिवन का यूज़ करेंगे। वी नो ये कितना है, 1/2 ए मैग्नीट्यूड। अब बी को भी लिख लो ए मैग्नीट्यूड, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब कि इक्वल है, कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर आप मेंशन कर लो यूजिंग गिवन। ये सब कुछ हमने गिवन की हेल्प से की है, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज 1/2, इसको आप लिख सकते हो।
दोनों स्केलर हैं, दो मैग्नीट्यूड इकट्ठे हो गए मतलब ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब cos 60 कितना होता है? अब cos 60 होता है 1/2। जस्ट यहाँ पर आप एक बार मेंशन कर लिएगा ताकि आपको याद रहे कि कोई भी स्टेप हमने क्यों किया है। आज आपको सब कुछ याद है, अब से 2-3 महीने बाद इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो ऐसा करो, इस 2 को ना आप उधर ले जाओ, तो 1/2 ये इधर आके 2/1 बन जाएगा इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये भी कट हो गया, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ गया 1, विच एम्प्लाइज ए मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1। अब यहाँ पर फिर से प्लस माइनस नहीं लिखूंगा, मैं रीज़न भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैंने नोट्स के लिख दिया कि ए मैग्नीट्यूड है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो वी नो ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड, तो विच एम्प्लाइज बी मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया 1। तो ए का मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल लिया, बी का मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल लिया। तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं था। देखो ये हमें फाइंड करना था, ये हमें गिवन था, तो मैंने जस्ट देखा कि यहाँ पर डॉट वगैरह सब कुछ है, तो मैंने डॉट का फॉर्मूला लगा दिया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात करते हैं। फाइंड एक्स का मैग्नीट्यूड इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 12। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यस ये क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 18 के जैसा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं फाइंड करना है, इसको तो आपको माइंड में रखना ही रखना है। तो हमें क्या गिवन है, सिंस ए इज अ यूनिट वेक्टर। अगर ए एक यूनिट वेक्टर है तो आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। ये सब कुछ हम बेसिक्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये हमारे लिए ईजी है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, ये फॉर श्योर है, ठीक है। नाउ अब हमें गिवन क्या है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसको नंबर 1 देना दे दो। तो डॉट कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट जो होता है एक्स डॉट एक्स, फिर एक्स को करेंगे हम ए के साथ, फिर ए को करेंगे हम एक्स के साथ, फिर सॉरी यहाँ माइनस आएगा, फिर ए को करेंगे ए के साथ इज इक्वल टू 12। अब देखो मैं चाहता तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि एक्स डॉट ए लिख लो, फिर यहाँ पर भी इसको एक्स डॉट ए लिख सकता हूँ, बट मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा, क्योंकि देखो अभी तो हमें पता कि ये दोनों सेम है, बट आगे जाके क्रॉस में ये दोनों सेम नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमें वही आदत रखनी है कि एक्स पहले है तो एक्स पहले लिखा है, यहाँ पर ए पहले तो ए पहले लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मेंशन जरूर कर सकते हो आप कि बिकॉज देखो किसी भी एक वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई डॉट करेंगे तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, एंड ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या होते हैं सेम, ये हम बेसिक्स में पढ़ चुके हैं। वैसे ये रिजल्ट हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। तो एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट ए माइनस एक्स डॉट ए माइनस ए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर ये कट हो रहा है, ठीक है, बट आपको पता है बट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1 यूजिंग 1। अगर वो 1 है तो उसको हम फिल कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस, चलो एक बार ये स्टेप मैं कर देता हूँ, एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, एक्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, विच एम्प्लाइज एक्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। अब फिर से एक्स मैग्नीट्यूड कितना आएगा प्लस रूट 13। अब इसकी नेगेटिव वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, उसका मैं रीज़न लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, जस्ट ए वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, जस्ट इसको सॉल्व किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। अब देखो फिर से ये मैंने आपके लिख दिया, बार बार बोल रहा हूँ, इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए ताकि आप समझ पाओ कि यहाँ पर प्लस या माइनस प्लस माइनस लिखते हैं तो माइनस क्यों लिखा, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात करते हैं। इफ़ ए वेक्टर दिया हुआ है 2i + 2j + 3 के, बी दिया हुआ है -i + 2j
प्लस के और सी दिया हुआ 3i प्लस जे आर सच दैट a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी परपेंडिकुलर का कंसेप्ट जब भी आता है तो हमारे माइंड में ना एक बात आती है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट कितनी होती है, ज़ीरो, बशर्ते वो ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होने चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे और फिर सी। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर को लिख लेते हैं, मतलब उसको निकाल लेते हैं, ये हमें निकालना आता है, सब ऐड वगैरह करना हमें आता है। फिर सी वेक्टर। अब बेसिकली अगर इन दोनों की हम डॉट कर देंगे और वो जीरो आ जाए, और जीरो ही होगी एक्चुअली, क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट कितनी होगी, जीरो ही होगी, तो हमारे पास वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी मैपिंग रहने वाली है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको ना नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, जगह थोड़ी सी कम है। अब देखो ये तीनों वेक्टर्स हैं और आपको पता है यहाँ पर हमें हमारे पास सबसे पहले a प्लस लैम्डा बी की बात हो रही है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ना नाउ लैम्डा बी को कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा बी कितना है, -i प्लस 2j प्लस के। और मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, उसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, लैम्डा बी माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब अगेन यहाँ पर बात हो रही है ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर की। ठीक है, तो ए लिख लेते हैं, ए कितना है, 2i प्लस 2j प्लस 3k। लैम्डा बी कितना है, माइनस लैम्डा आई 2 लैम्डा जे लैम्डा के। तो विच एम्प्लाइज ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, आपको पता है दो वेक्टर्स को अगर मुझे ऐड करना हो तो आई में आई, जे में जे, के में के। ठीक है, सेम डॉट जैसा ही है, डॉट में क्या कहते हैं, आई को आई से करते हैं, जे को जे से, के को के से, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह से है। यहाँ पर कितना है 2, वहाँ पर लैम्डा आई कैप, यहाँ पर कितना है 2, वहाँ पर कितना है 2 लैम्डा जे कैप, यहाँ पर कितना है 3, वहाँ पर कितना है लैम्डा के कैप। अब ये हो गया। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देयरफॉर अगर दो वेक्टर्स मतलब कि परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी कितनी होगी, ज़ीरो। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि ए प्लस लैम्डा बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब उनकी डॉट कितनी होगी, ज़ीरो। अगर ज़ीरो है डॉट तो कर लेते हैं, ए प्लस लैम्डा बी को लिखते हैं 2 माइनस लैम्डा आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप 3 प्लस लैम्डा के कैप। ठीक है, तो डॉट, अब सी को लिख लेते हैं, सी कितने हैं 3i प्लस जे। अब यहाँ पर मैं जानबूझ के आपके लिए 0 के लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम क्या करेंगे, डॉट में आई को आई के साथ, 2 माइनस लैम्डा को 3 के साथ, ठीक है, प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा को यहाँ पर कितना है 1 के साथ, 3 प्लस लैम्डा को यहाँ पर कितना है 0, 0 के साथ इज इक्वल टू 0। हम कितना आया 6 माइनस 3 लैम्डा, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा इंटू 0 कितना आएगा, 0 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 6 और 2 कितना आ गया 8, माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज लैम्डा कितना आ गया 8। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया बहुत है। देखो इसमें करना क्या है, इसमें हमने जो उन्होंने बोला था हमने वही किया। उन्होंने बोला कि ए प्लस लैम्डा बी सी के परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले मैंने ए प्लस लैम्डा बी निकाल लिया, लैम्डा बी निकाला, उसको ए में ऐड कर दिया। अब दो वेक्टर्स, दो नॉन जीरो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो मतलब उनकी डॉट कितनी होगी 0। ये हमने सीखा था बेसिक में, तो मैंने कर दिया।
अब ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, a माइनस लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, बी प्लस लैम्डा सी, किसी भी तरह से आ सकता है। जो वो बोलेंगे हम वही करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना आंसर जो है वो करने की कोशिश करेंगे।